Dear students and respected parents, first of all, I want to wish you and your family a very good health. देखिए, अगर किसी बच्चे की पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इस ओरिएंटेशन सेशन में मैं पहले 10 मिनट जो है वो पेरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। तो अगर आप अकेले देख रहे हो ये वीडियो, अपने पेरेंट्स को के साथ आप बैठिए, यकीन मानिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपने पेरेंट्स को लेकर आइए, इस वीडियो को फिर से चलाइए, ठीक है। देखिए सर, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और हमारा बच्चा भी 11th में गया है। तो जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसके हिसाब से 11th-12th के बाद 11th-12th मोस्ट फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं किसी भी बच्चे की। आगे का उसका करियर कैसा रहेगा, आगे का उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, उसका सोशल स्टेटस कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ों को डिफाइन करने में, ठीक है। क्योंकि 12th में बच्चे को क्या देना पड़ेगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले ही वो IIT JEE हो या फिर वो नीट हो, ठीक है। देखिए ये जो एग्जाम है, ठीक, दीज आर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आर वेरी एक्सटेंसिव एग्जाम। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि दे आर मैराथन, जैसे कि 100 मीटर रेस भी होती है, लेकिन ये क्या है, ये मैराथन है, ये 10 किलोमीटर की मैराथन है। हमें 2 साल तैयारी करनी है, रिगरस तैयारी करनी है, रिवीजन करना है, उसके बाद जाकर हम इस मैराथन के लायक बनते हैं। तो इस मैराथन में जो बच्चा है, अब ये मान लीजिए हमें बच्चा भी बहुत छोटा है, आप इस तरह से समझिए, ऐसा समझिए कि बच्चा जो है वो अभी सिर्फ 1 महीने का है। 1 महीने का बच्चा आपने हमें दिया और हमें 2 साल में उस 1 महीने के बच्चे को, जो भी घुटने के बल चलना भी नहीं जानता है, हमें उसको मैराथन के लायक बनाना। तो इस चीज में हमें सबसे ज्यादा सहयोग चाहिए सर आप लोगों से, पेरेंट्स से। देखिए बच्चे के लिए ये जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स, ठीक है, टीचर्स को आप मदर समझ सकते हैं और आप हैं फादर। मैं इसी तरह से देखता हूं अपने आप को भी कि, और हम सभी सारे टीचर अपने आप को बच्चों की मदर की तरह देखते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का रोल क्या होता है, पेरेंट्स का रोल एज अ फादर होता है। और ये समझिए इतना लंबा रास्ता है 10 किलोमीटर का, और एक हाथ आपने पकड़ना है बच्चे का इस तरफ से, एक हाथ हमने पकड़ना है बच्चे का इस तरफ से, तो हम दोनों ने बच्चे का हाथ पकड़ के उसको ये पूरा जो मैराथन है ये दौड़ना सिखाना। बिना आपके सहयोग के सर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत जरूरी है सर कि कुछ चीजें आप जानें। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आपको अपने बच्चे का साथ देना है पूरे 2 साल, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि बच्चे के लिए अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, डिफरेंस। किस चीज का डिफरेंस? अभी तक जो बच्चा पढ़ रहा था 10th तक, उसमें और 11th-12th प्लस कंपटीशन, इसकी पढ़ाई में क्या फर्क है? तो देखिए सर, सिंपल सी बात से समझाऊंगा। सपोज करिए ये डिफिकल्टी लेवल है, ठीक, बच्चा सपोज 6th में होता है, जब वो 7th में जाता है तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी बढ़ती है, जब वो 8th में जाता है तो डिफिकल्टी लेवल फिर थोड़ी सी बढ़ती है, जब वो 9th में जाता है डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ता है, जब वो 10th में जाता है तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, लेकिन जब वो 11th में आता है तो डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, एकदम से बढ़ जाता है। इवन मैं अगर बोलूं तो 12th का डिफिकल्टी लेवल ये होता है, 11th का डिफिकल्टी लेवल इज इवन मोर देन 12th, जिसमें की बेसिस पर आपका बोर्ड एग्जाम भी होगा, लेकिन उससे टफ बच्चे के लिए होता है 11th। होता क्या है कि अभी तक बच्चे को इतनी डिफिकल्टी लेवल की आदत थी, तो जनरली बच्चे को एक क्लास के बाद जब दूसरी क्लास में जाता था, जैसे बच्चा 6 के बाद जब 7th में गया, 7th के बाद जब 8th में गया,
तो उसको ज़्यादा फर्क महसूस नहीं होता था। लेकिन जब बच्चा 10 से 11th में आता है और वो भी जब वो कॉम्पिटिशन की तैयारी करता है तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। इसलिए क्या होता है, शुरू के 2 से 3 महीने बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। बच्चे को कई बार ऐसा भी लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो। हर साल ऐसा होता है कि कई बच्चे जो इवन टॉपर होते हैं अपने स्कूल्स के, उनको ऐसी फीलिंग आने लगती है कि शायद मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, IIT की या फिर नीट की। तो उस समय क्या होता है कि हमें और आपको मिलकर बच्चे को धीमे धीमे समझाना है कि नहीं बेटा, यू कैन डू इट, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ही इतना ज़्यादा है। अगर मैं खुद का आपको एग्जाम्पल दूँ, अपना खुद का सेल्फ, तो जैसे मैं स्कूल में टॉपर था अपने, IIT में भी मैं IIT मैं अपना बता देता हूँ, मैं IIT BHU से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो शुरू की 5-6 क्लासेस में जब मैं गया तो खास करके केमिस्ट्री में मुझे इतनी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे लग रहा था कि स्कूल में टॉप तो मैं ऐसे ही कर लेता था और मैं बना ही नहीं हूँ। इसलिए अभी जो बच्चा हमारे यहाँ 12th में 2nd या 3rd जिसकी रैंक आ रही है, वो आज से आप ये समझिए जून जुलाई में, मई में उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो इस लायक बना ही नहीं है। तो कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि डिफिकल्टी लेवल एकदम से इतना बढ़ जाता है। पहले बच्चा क्या करता था कि एक चैप्टर पे क्या होता था, एक चैप्टर पे मुश्किल से 12, 15, 20 बुक के पीछे क्वेश्चन होते थे, बच्चा उसे सॉल्व कर लेता था, सॉल्व करके याद कर लेता था और वही याद किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में आता था। लेकिन अभी क्या है, अभी हर चैप्टर पे, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो लगभग आप ये मानिए हम लगभग 300 से 600 क्वेश्चन तक भी करते हैं, 300 से 600 क्वेश्चन ऑन ईच चैप्टर, और इसी तरह बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो उसमें क्या होगा, शुरू में बच्चे को क्या होगा, डिफिकल्टी आएगी। ये उसी तरीके से है जो मैंने पहले बताया आपको कि अभी आपने हमें 1 month ओल्ड बेबी दिया है, तो 1 महीने का जो बच्चा होता है वो बहुत जल्दी दुखी हो जाता है, बहुत जल्दी रोने लगता है। उसके आसपास एक अगर पटाखा भी फूट जाए तो वो बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। थोड़ा सा भी इसी तरह जब बच्चा नया नया 11th में आता है, और खास करके बच्चे जिनके मार्क्स अच्छे आते रहे हैं स्कूल में, अगर उनसे प्रॉब्लम नहीं होती है, मान लीजिए जो हमने असाइनमेंट दी, तो वो बहुत विचलित हो जाते हैं, वो बड़ा परेशान होते हैं, कई बार वो सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तो ये इसी तरह से जैसे 1 महीने का बच्चा, 1 महीने के बच्चे को हर छोटी सी चीज पे वो रोने लगता है, तो हमें बच्चे को धीरे धीरे उसका हाथ पकड़ के उसको बड़ा बनाना है, ठीक है। आप ये मानिए जब तक बच्चा 12th में आएगा तब तक बच्चा 3 किलोमीटर की मैराथन दौड़ने के लायक हो जाएगा, और हमें मान लीजिए दौड़नी है 5 किलोमीटर की, तो इतना प्रोग्रेस हो जाएगा 12th तक। 12th तक मैं मान के चल रहा हूं अप टिल मार्च 2021, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको बच्चे को क्या करना है, इनकरेज करना है। कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, हमेशा बच्चे को इनकरेज करिए और अपने बच्चे पे आप भरोसा दिलाइए, उसको भरोसा दिलाइए कि हाँ बेटा मुझे तुम पे यकीन है कि तुम कर सकते हो, बस अपना बेस्ट अटेम्प्ट दो। यकीन मानिए बच्चे को डांटने से और उसको डराने से बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा भी वो किताब खोल के बैठ जाएगा, उसका फोकस नहीं होगा। तो बेस्ट चीज आप क्या कर सकते हैं सर अपने बच्चे के साथ, बच्चे को हमेशा ट्रस्ट दिलाइए कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये भी ट्रस्ट दिलाइए कि वो जितने भी मार्क्स ला रहा है उसकी कैपेबिलिटी हमेशा उससे ज्यादा होती है, गिवन कि वो फोकस बढ़ाए, वो हार्डवर्क बढ़ाए और वो डेडिकेशन बढ़ाए। तो ये चीज आपने हमेशा अपने बच्चे को समझाना है। कभी भी बच्चे के सामने नेगेटिव बात नहीं करनी कि तेरा तो होगा ही नहीं, या फिर फॉर एग्जाम्पल कई पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं कि तेरे ऊपर मेरे पैसे वेस्ट हो रहे हैं। ये सब नेगेटिव बातों से बच्चे का मन देखिए बहुत कोमल होता है, ये सब बातों से उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है और वो खुद भी मानने लगता है कि शायद मेरा ना हो। तो सर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसको डांटिए, लेकिन डांटने के साथ साथ उसको इनकरेज भी करिए, और सबसे जरूरी फिर से मैं बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप उसको ये यकीन दिलाइए कि आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, तुम्हारी क्षमताओं पे मैं भरोसा करता हूँ,
और तुम अगर चाहोगे, मेहनत करोगे, तो बेटा जितना अभी कर रहे हो उससे बेटर तुम जरूर करोगे। तो पहली बात तो ये हो गई। तो आप ये मान के चलिए कि बच्चा थोड़ा थोड़ा परेशान रहेगा अप टिल मई या जून। फिर जून में बच्चा जैसे ही कंफर्टेबल होगा, हम डिफिकल्ट मान लीजिए मई जून तक हम डिफिकल्टी लेवल ये रखते हैं, मई जून तक। जब बच्चा नया नया यहां पर था अप्रैल में, ठीक है, जून तक अब बच्चे की कैपेबिलिटी इस डिफिकल्टी लेवल की हो गई, तो फिर हम बच्चे की डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे ले आएंगे। अब उसको यहाँ पे हम चैलेंज करेंगे, यहाँ भी जब उसको चैलेंज करेंगे तो फिर बच्चा यहाँ से यहाँ मूव होगा, धीमे 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 इस तरह बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो होती चली जाएगी। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई। तो पहला का डिफरेंस ये हो गया, पहला डिफरेंस सर ये हो गया कि जितना 9th और 10th में डिफरेंस था उससे बहुत ज्यादा डिफरेंस है 10th और 11th में। दूसरा डिफरेंस कि कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। तो कई पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव आता है और क्या बोलते हैं जो बोर्ड एग्जाम है उसमें सब्जेक्टिव आता है। तो अब एक बात बताइए, देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव तो आसान होना चाहिए, उसमें तो 4 आंसर सामने ही है आपके और आपको पता है उन चारों में से एक आंसर है, तो उसमें तो टिक ही करना है, अपने मन से कुछ लिखना भी नहीं है। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में क्या है, अपने मन से बड़े बड़े आंसर लिखने, कई सारे थ्योरम प्रूफ करने। तो अगर इस तरह से देखें तो क्या लगेगा कि भाई बोर्ड एग्जाम इज मोर टफ, तो फिर लेकिन तब भी हम सबको ऐसा तो लगता है कि कंपटीशन ज्यादा टफ होता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या डिफरेंस है बोर्ड और कंपटीशन में कि जो कंपटीशन को मेक इट मोर टफर? देखिए, कभी भी लाइफ में आप कोई भी चीज सीखिए, कोई भी चीज सीखिए, एग्जाम्पल आप खाना बनाने से लेकर ड्राइविंग तक सीखिए, पढ़ाई सीखिए, कुछ भी सीखिए, उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है सर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्या है? अब मैं कंटेक्स्ट बात करूंगा पढ़ाई के संबंध में कि जो पढ़ाया गया बच्चे को वो समझ में आया। सपोज आज मैंने जो भी पढ़ाया कि भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो बच्चे को ये समझ में आ गया कि हाँ भाई एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये हो गई अंडरस्टैंडिंग। दूसरा स्टेप सर आता है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज ये होती है कि जो आज मैंने बच्चे को पढ़ाया, अगर मैं उससे 1 महीने बाद पूछूं, उससे 2 महीने बाद पूछूं कि बताओ बेटा मैंने क्या पढ़ाया था, अगर बच्चा 2 महीने बाद ही बता देता है कि सर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास नॉलेज है। नॉलेज क्या है? जो आपने समझा वो आपको याद हो गया। तो नॉलेज को बेसिकली मैं कंपेयर कर सकता हूं लर्निंग से। तो अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज तक कैसे जाते हैं? 3 से 4 रिवीजन करने होते हैं। ठीक, अब जनरली जो हमारे स्कूल्स में होता है वो ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा लैकिंग होता है, क्योंकि टीचर जो है नॉर्मली उतना इंटरेस्ट नहीं लेते, या कई जगह टीचर्स अच्छे होते हैं फिर भी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट जो है वो लैकिंग होता है। तो आप ये समझिए कि जो आपकी फाउंडेशन थी वही वीक रह गई, तो फिर आप नॉलेज कैसे करोगे? भाई यहाँ पे एक चीज आपको कोई बताई गई, वो आपको समझ में ही नहीं आई, लेकिन आपने क्या किया, आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है, तो आपने क्या किया, उसको याद कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे घास हरी होती है, ठीक, तो घास हरी होती है तो भाई घास हरी क्यों होती है, और आसमान नीला होता है तो आसमान नीला क्यों होता है। तो ये अगर आप समझ जाते हैं तो ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग। लेकिन स्कूल्स के लेवल पे आप कितना पढ़ाते हैं? केवल स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? स्कूल में अगर ज्यादा ज्यादा पढ़ाएंगे तो अभी तक जो 10th तक है और 11th 12th में भी, कि वो ज्यादा ज्यादा सर ये पढ़ा देंगे कि घास हरी होती है और आसमान नीला होता है, क्यों से कोई मतलब नहीं। तो बच्चा क्या करता है, उसको याद कर लेता है, और यही एग्जाम में क्या कर देता है, रिप्रोड्यूस। एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा कि भाई ये घास किस कलर की होती है, उसने लिख दिया हरी। तो ये वही चीज हो रही है जिसको हम आसान शब्दों में बोलते हैं रट्टा मारना। जिसको हम जनरली बोलते हैं कि भाई रट्टा मार के पास हो गए। ठीक, तो अब देखिए, तो जो बोर्ड एग्जाम है या स्कूल एग्जाम है
उसमें दे चेक योर नॉलेज कि भाई तुमको कितना याद है। अब देखिए कॉम्पिटिशन कहाँ पे आता है, कॉम्पिटिशन में देखा जाता है आपका विजडम। विजडम क्या होती है, समझदारी, जिसको हम बोलते हैं सूझबूझ, या जैसे हम बोलते हैं कि घर का जो बूढ़ा होता है, जो बुजुर्ग होता है, हम कई बार अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि उसने दुनिया देखी, तो कई बार उनका हम परामर्श लेते हैं जिन चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं भी होती है, बट दे कैन गिव यू अ जनरल स्टेटमेंट। तो वो इतना जनरल स्टेटमेंट कैसे देते थे, वही क्या बोलते हैं हम समझदारी। विजडम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। विजडम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। कि फॉर एग्जाम्पल आपको घास पढ़ाई गई हरी होती है, ठीक, वो समझा भी दी गई। फिर आपको पढ़ाया गया आसमान नीला होता है, वो समझा भी दिया गया। तो अब आप सोच सको क्या कि जो ओशियन है वो भी नीला क्यों होता है, यू कैन मेक अ गेस। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा एग्जाम्पल दूं जो आप देखिए, हमने कभी ना कभी ड्राइविंग सीखी है, ठीक, सपोज आप कार चलाना सीखिए, ठीक है, आप में से कईयों को आता होगा, कईयों को हो सकता है ना भी आता हो। तो अगर सपोज करिए मैं आपका कार चलाने वाला टीचर हूं, आप कार चलाना सीखना चाहते हैं, आप मेरे पास आए, तो मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में सब बता दूंगा कि भाई देखो ये स्टीयरिंग होता है, इसको घुमाओगे तो इधर जाएगी, इधर घुमाओगे तो इधर जाएगी, ये ब्रेक होता है, ये क्लच होता है, ये एक्सेलरेटर होता है, यहाँ गियर होते हैं, ये बटन दबाओगे बोनट खुल जाएगा, ये बटन दबाओगे पीछे पेट्रोल या डीजल के लिए जो है वो कैप खुल जाएगी। और कार के सारे पार्ट्स में बेसिकली आपको 1 घंटे में समझा सकता हूँ। भाई कार चलाना आप 1 घंटा में सीख गए, आपको बताया कि भाई फर्स्ट ऑन करो, फर्स्ट गियर लगाओ और धीमे धीमे गाड़ी आगे बढ़ो, फिर सेकंड गियर लगाओ। लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं अगर केवल अंडरस्टैंडिंग कर दूं, इस बात को आपको समझा दूं, तो क्या आप कार चलाने के लायक हो जाओगे? क्या आप कार चलाने लगोगे? नहीं। आपको क्या चाहिए होगा, आपके बगल में ट्रेनर बैठा हो जिससे आप कार चलाना सीख रहे हो, और आप पहले 10 से 15 दिन क्या करो, खुले मैदान पे चलाओ, खुले मैदान में गाड़ी चलाओ, खुली सड़कों पे आप गाड़ी चलाओ, जिससे आपकी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो वो जो खुली सड़क पे आपने चलाया है, जब कोई ट्रैफिक नहीं है, वो क्या हो गई आपकी नॉलेज। तो आपको सोचिए अंडरस्टैंडिंग से नॉलेज तक आप कैसे आए, बाई प्रैक्टिस। आप कैसे आए सर, बाई प्रैक्टिस। तो हम भी क्या, अब ठीक है, अब आप नॉलेज क्या हो गई, नॉलेज समझिए, ये जो आपका बोर्ड लेवल का एग्जाम है, नॉलेज वो था, और विजडम क्या था, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो कि क्या लेवल आता है, कंपटीशन में। अब आप गाड़ी चलाना सीख गए, सपोज जब आप गाड़ी चलाना सीख गए, सपोज करिए सर आपकी वाइफ, आप अपनी वाइफ को गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, अब मैम को खुली सड़क पे गाड़ी चलाना आ गया। अब एक बात बताइए, खुली सड़क पे आ गया तो क्या आप उन्हें हाईवे भेज देंगे कि जाओ यहाँ से नागपुर चली जाओ? 10-15 दिन हुए उनको गाड़ी चलाता सीखते हुए, क्या आप इतना ट्रस्ट कर लोगे कि वो नागपुर तक जा पाएंगी? आप बताइए मुझे। क्योंकि नागपुर तक क्या होगा, हाईवे पड़ेगा, कभी कोई गाड़ी इधर से आ रही होगी, कभी कोई गाड़ी इधर से आ रही है। सपोज करिए कि हम कार चला रहे हैं, इधर एक बाइक वाला चल रहा है इधर, और सामने से हमारा क्या आ रहा है, सामने से हमारा ट्रक आ रहा है। तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिचुएशन तो हमें बताई ही नहीं गई। जब कार चलाना सीखा तो हमें तो प्रैक्टिस करी, तो ये सिचुएशन तो हमें बताई नहीं गई। तो उस समय हमें अपनी खुद की सूझबूझ लगानी पड़ेगी, और ये सोचना पड़ेगा कि मैं इसको ओवरटेक कर पाऊंगा कि नहीं, या ओवरटेक करना चाहिए कि मैंने साइड में हो जाना चाहिए। या सामने से मान लीजिए 2 ट्रक आ रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, किधर घुसेड़ोगे? अगर कभी एक्सीडेंट वाला केस होने ही वाला है तो उस समय आप कैसे बचोगे? तो वो जो है वो आपको पहले से कोई नहीं बताता, वो आपकी क्या होती है, विजडम, आपकी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है, जो आपने कार चलाना सीखा, ये बेसिकली ये होता है। तो नॉलेज से विजडम कैसे आएगी, बाय प्रैक्टिस। ये भी कैसे आएगी, प्रैक्टिस। तो सर ये तो आपने कार पे एग्जाम्पल बता दिया, आप हमारे बच्चों के साथ कैसे करोगे? देखिए, जो हम क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, वो बच्चे को नॉर्मली समझ में आ ही जाता है, हर एक बच्चे को समझ में आता है, बशर्ते उसने सुना हो। लेकिन क्या होगा, कई बच्चे सुनते भी नहीं। तो क्लास, क्योंकि बच्चों का माइंड, किसी का भी माइंड हमारा ज्यादा देर फोकस एक जगह पे नहीं कर सकता। आप भी अभी हो सकता है मेरा वीडियो देखते समय आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आ गए हो, कई सारे काम आ गए हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये वीडियो कितनी देर और चलेगा। तो उसी तरह अगर बच्चा जो है
इधर उधर सोच रहा है, कहीं मान लीजिए खो गया ऐसे ही हो, उसका शरीर यहीं पे, आत्मा कहीं और है, और या उसको किसी भी कारण से कुछ नहीं समझ में आया, तो क्लास के तुरंत बाद नॉर्मली हमारा 20 से 25 मिनट का ब्रेक होता है, जिसमें बच्चे तुरंत अपना डाउट क्लियर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम ये प्रैक्टिस कैसे कराएंगे? वाया असाइनमेंट। असाइनमेंट में क्या होंगे? ग्रेडेड क्वेश्चन होंगे। ग्रेडेड क्वेश्चन होंगे मतलब कि पहले आसान क्वेश्चन होंगे उसमें, और फिर धीरे 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 उसका डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे आसान क्वेश्चन करा के यहां तक आ गया बच्चा, ठीक है, यहां पर उसका एक हम ले लिया टेस्ट, ठीक, फिर उसको और टफ क्वेश्चन की शीट दी, टफ क्वेश्चन की शीट दी। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सिचुएशन में आपका एक्सीडेंट ना हो, सपोज अगर हाईवे वाला एग्जांपल फिर से लें, तो मुझे आपकी प्रैक्टिस करानी है, तो आपकी प्रैक्टिस कैसे कराऊंगा? टफ क्वेश्चन दे देके, टफ क्वेश्चन दे देके। तो शुरू में क्या होगा, ये टफ क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज तक अपना दिमाग प्रैक्टिकली यूज ही नहीं किया। अब ये समझ लीजिए, जो अभी बच्चे का दिमाग है, अगर मैं बोलूँ 99% बच्चों का, वो आप ऐसे समझ लो उसकी जो हेल्थ है वो मेरे जैसी है, वो इतना मोटा हो गया है, और हमें बच्चे के दिमाग को बनाना है कैसा? ऋतिक रोशन जैसा। तो उसके लिए हमें क्या कराना पड़ेगा? एक्सरसाइज, बार 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 एक्सरसाइज। तो यहां से यहां हम कैसे पहुंचेंगे? टफ क्वेश्चन। तो इतनी हम क्वेश्चन करा देंगे, और फिर उसको क्लास में हम डिस्कस भी करते हैं। जब तक एक एक बच्चे के सारे डाउट क्लियर नहीं हो जाते, हम उस असाइनमेंट को नहीं छोड़ते। और हमारी असाइनमेंट भी बहुत बड़ी रहती है, आपको बताएं नॉर्मली 300 से 600 क्वेश्चन होते हैं। जो बच्चे भी 12th में हैं, आप उनसे भी ये बात कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा सर, हम बच्चे का हाथ अंडरस्टैंडिंग से पकड़कर विजडम तक लेके जाएंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो क्या होगा, इस रास्ते में उसका और बोर्ड का भी हो जाएगा, और उसका क्या होगा, इस लेवल पे बच्चा आ जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट कि चलो सर यहां तक बच्चा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे उसको? लेकिन बच्चे ने समझ तो लिया, लेकिन बच्चे का रिवीजन बहुत जरूरी है। उसके लिए बच्चे की क्या होंगे? रेगुलर टेस्ट। ठीक, सर कितने टेस्ट होते हैं आपके यहाँ? एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, कि जैसे हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई थी ऑल ओवर चंद्रपुर के लिए, जो अभी 12th में बच्चे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे थे। तो उसमें आप ये मान लीजिए 60 डेज की हमने टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसमें से 55 डेज टेस्ट थे, सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे। तो टेस्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं। शुरू में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। शुरू में उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट 15 डेज में शायद एक ही टेस्ट हो जब शुरू कर रहे हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट 15 डेज में अभी भी हो सकता है केवल एक ही टेस्ट हो, ओनली वन टेस्ट। फिर नेक्स्ट 15 डेज में अब मान लीजिए 2 से 3 टेस्ट, 2 टेस्ट मान लीजिए, तो लगभग आ गया हफ्ते में एक टेस्ट। इसी तरह जैसे जैसे दिन बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जब हम 4 से 5 महीने बाद पहुंचेंगे, तो आप ये मान लीजिए हर दूसरे या तीसरे दिन टेस्ट होगा, हर दूसरे या तीसरे दिन टेस्ट होगा, जो करंट चैप्टर चल रहा है उसका भी, और जो पुराना चैप्टर था उसका भी। क्योंकि आपको पता ही है कि अभी बच्चा क्या है, जो अभी स्टूडेंट है वो छोटा बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, अभी हम उस पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते। धीमे 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 क्या होगा, 4 महीने बाद हर दूसरे या तीसरे दिन किसी न किसी सब्जेक्ट का टेस्ट होता रहेगा। इवन ये भी हो सकता है कि हफ्ते में 5 दिन टेस्ट हो रहे। इसके अलावा तो ये कैसे टेस्ट होंगे? बेसिकली ये चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। सर चैप्टर वाइज टेस्ट का क्या मतलब? कि जैसे ही हमने एक चैप्टर पढ़ाया, सपोज करिए कि बच्चे का जो करियर है वो एक बिल्डिंग के समान है, और बिल्डिंग में एक एक जो ब्रिक लगी है, वो एक एक ब्रिक क्या है, एक एक चैप्टर जो उसने फिजिक्स में पढ़ा, जो केमिस्ट्री में पढ़ा, जो मैथ्स में पढ़ा, वो एक एक चैप्टर एक एक ब्रिक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक ब्रिक बार बार ठोक ठोक के देखेंगे कि ये ब्रिक मजबूत तो है कि नहीं, कहीं इस ब्रिक की वजह से हमारा पूरी बिल्डिंग में कहीं भी ऐसा तो नहीं कोई कमजोरी रह जाए और अर्थक्वेक आ जाए और बिल्डिंग गिर जाए। तो इसलिए हर चैप्टर के टेस्ट हो। टेस्ट से एक और भी फायदा होता है क्या, बच्चे को हमेशा लगता है कि 3-4 रिवीजन के बाद
कि बच्चे को आ गया, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको सच में आया है या नहीं आया है। टेस्ट बेसिकली एक्ट्स एज अ वेकअप कॉल फॉर स्टूडेंट, और टेस्ट से ही बच्चों को हम प्रेरित करते हैं। बच्चों के बीच में कंपटीशन जो है वो टेस्ट से ही बढ़ाते हैं। टेस्ट लिया, कंपटीशन बढ़ेगा उससे बच्चों के बीच में। और इट एक्ट्स एज अ वेकअप कॉल, बच्चों को पता चलता है कि जब जो चीज उन्हें लग रही थी कि इतनी सारी चीजें मैंने पढ़नी, तो मेरी गलती कहाँ पे हुई, तो वो गलतियां बच्चों की, और हर बच्चे की गलती अलग होती है, तो वो बच्चे को कैसे पता चलती है, चैप्टर वाइज टेस्ट से। इसके अलावा हर 3 to 4 वीक्स में बच्चे का होगा क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में क्या होगा, जैसा पेपर एग्जाम में आता है कंसीडिंग ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, वो होगा। जैसे कि नीट में ये होगा 720 मार्क्स का 3 घंटे का, और जेई में होगा ये 300 मार्क्स का। तो एवरी 3 to 4 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ये हमारा होता रहेगा। ठीक है, हमारा टारगेट रहेगा 2022। बेसिकली अभी बच्चा कहां पर है, अभी हम 2020 में हैं, तो 2021 अक्टूबर तक हम क्या कर देंगे, सिलेबस फिनिश। और 2022 जनवरी में अगर मैं जेई वालों की बात करूं तो फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जेई का। तो हमारे पास बचते हैं 2 महीने, नवंबर दिसंबर। इन 2 महीने में हम क्या करेंगे, इन 2 महीने में हम पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे, और इन 2 महीने में भी रोज टेस्ट होंगे, रोज टेस्ट होंगे। फिर बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट देगा। फिर बच्चे का मान लीजिए 2022 में मार्च में आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम। तो सर बोर्ड का कैसे पढ़ाओगे आप, बोर्ड का भी साथ साथ चलता रहेगा, और जब बच्चे 12th में आएंगे तो बोर्ड की टेस्ट सीरीज भी उनकी चालू हो जाएगी। कई बार क्या होता है कि बच्चे को कंसेप्ट आता है लेकिन उसको लिखना नहीं आता, अपनी बात को कहना नहीं आता। और बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपको अपनी बात को कहना आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को अपनी बात कहनी आनी चाहिए, उसके लिए बोर्ड की भी हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, और मैं कुछ पॉइंट जैसे बोलना चाहूंगा कि एक बहुत जरूरी है बात कि बच्चे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि बच्चा जिम चला जाए। एक्सरसाइज का मतलब है, ये जनरल बातें हैं, लॉकडाउन कभी तो खत्म हो गई। एक्सरसाइज जो है वो बच्चा करे। एक्सरसाइज से मेरा मतलब है मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज बच्चा कैसे करेगा, मेंटल एक्सरसाइज के लिए मुझे बेस्ट जो लगता है वो है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपका दिमाग शार्प होता चला जाता है। ठीक, अगर आप इनकेस मेडिटेशन नहीं करना चाहते तो इवन आप पूजा भी कर सकते हैं या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा इसमें भी इंटरेस्टेड है तो इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। कई बच्चे होते हैं जो मैंने देखे अभी तक जितने पढ़ाए, तो उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में बिलीव रखते हैं। तो बच्चा अगर आपका पूजा भी कर रहा है तो आधे घंटे अगर वो पूजा कर रहा है, इट इज ऑल्सो गुड। मेडिटेशन इज ऑल्सो गुड। ठीक है, और एक और चीज होती है, और जब बच्चे आएंगे तो हम सिखाते भी हैं भाई कैसे मेडिटेशन करो, क्या करो। दूसरा, टॉक टू योर चाइल्ड फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर डेली। आधे घंटे आप अपने बच्चे से, आधे घंटे नहीं तो कम से कम 10-15 मिनट, जैसे जो खास करके बच्चे के फादर हैं, अभी लॉकडाउन की बात तो अलग है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम बच्चे से डेली बात नहीं कर पाते हैं कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो डेली अपने बच्चे से आप बात करिए, आप अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखिए। बच्चे के साथ ऐसा करिए कि बच्चा अपनी खुशियां और अपने दुख आपसे बगैर डरे शेयर कर सके। अगर बच्चे के आज मार्क्स हाईएस्ट आए और वो उस बात पे खुश है तो वो एक्साइटेड होना चाहिए कि मुझे अपने पापा को आज बताना है कि मेरे हाईएस्ट आए। एट द सेम टाइम अगर बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो बच्चे को उस समय आपसे डरना नहीं चाहिए,
उस समय भी बच्चे को आपका रिलेशन ऐसा आपको अपने बच्चे के साथ रखना चाहिए कि उस समय भी बच्चा क्या करे, आपको ये बता सके कि पापा देखो मेरे मार्क्स कम आए। और उस समय वो आपको जब बताएगा तो आपसे क्या उम्मीद करेगा, आपसे ये उम्मीद नहीं करेगा कि आप उसे डांटें, आपने कभी उसे डांटना नहीं, आपने हमेशा उसको मोटिवेट करना है। क्योंकि आपकी डांट, देखिए अगर हम डांटेंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता बच्चे को, आपकी डांट का बहुत फर्क पड़ता है। हालांकि हो सकता है आपको इसका उल्टा लगता हो, लेकिन सच यही है कि आपकी डांटने से बच्चे को दुख होता है। हमारे डांटने से बच्चा सो लेता है, कोई बात नहीं, सर तो डांटते ही रहते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आपको बच्चे पे जो है विश्वास रखना है, विश्वास रखना है, हमेशा विश्वास दिलाना है, उसका उत्साहवर्धन करना है, कि इनकरेज करना है कि आप बेटा जरूर सेलेक्ट होगे, आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन योर कैपेबिलिटी। ठीक है। और एक और बात, जैसे भी लॉकडाउन है, इसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ सकती है। मोबाइल सबसे ज्यादा खतरनाक है। अभी तक जितने भी मेरे करियर में मैंने बच्चे दिए हैं जो टॉपर्स रहे हैं, तो उनके पास किसी के भी पास स्मार्टफोन नहीं था। स्मार्टफोन आना 2012-13 से तो अच्छा खासा चालू हो ही गया है। इवन रिजॉक्सी में भी अभी जो 12th के 3-4 टॉप बच्चे हैं, किसी के भी पास मोबाइल स्मार्टफोन नहीं है। अगर है भी फोन तो वो काला वाला नोकिया वाला। तो मेक श्योर, अब अभी क्या है, लॉकडाउन है, तो क्या है कि बच्चे के पास करने को कुछ नहीं है, तो अभी बच्चा क्या होगा कि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, मान लीजिए फोन पे। फिर क्या होगा, अगर एक बार लत लग गई, ये फोन की लत है, अगर ये नशे जैसा है, एक बार अगर नशे की आदत लग गई तो फिर उसको छुड़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ग्रुप पे मैसेज देखिए, और ग्रुप पे मैसेज देखिए कि कितनी देर का वीडियो है। आप ये मेक श्योर करिए कि वीडियो बच्चे ने देखा और आपने मोबाइल उससे ले लिया। आपने उससे ज्यादा उसको मोबाइल देना भी नहीं है। और अभी आप लोग भी फ्री हैं, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि जो टीचर्स होते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टीचर्स जैसे कि हम लोग हैं, ये बच्चे की मदर होते हैं। और जो पेरेंट्स होते हैं, ये बच्चे के फादर होते हैं। अब मदर और फादर के रोल में क्या फर्क होता है? मदर जो है, मदर को अपने बच्चे की छोटी छोटी हरकतों का पता होता है। मदर को पूरा पता होता है कि कब मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है, कब वो क्या कर रहा है। इसके अलावा मदर जो है उसका पूरा ख्याल रखती है, छोटी छोटी सारी चीजों का ख्याल रखती है। और फादर जो है, उसका रोल उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता। उसका रोल मेन बच्चे के मार्गदर्शन पे ज्यादा रहता है। और जो डेली एक्टिविटी है वो कौन करता है बच्चे के साथ? मदर करती है। लेकिन अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, उसमें लॉकडाउन में क्या है कि हम बच्चे से मिल भी नहीं पाए। तो लॉकडाउन में क्या हुआ है सर, ये रोल रिवर्स हो गया है। अभी हम क्या बन गए हैं? फादर। और जब तक लॉकडाउन चल रहा है, आपका रोल किसकी तरह है? मदर की तरह। मदर की तरह है मतलब कि आपने ये डेली देखना है कि आपके बच्चे को जो वीडियो भेजा गया वो उसने देखा कि नहीं, जो असाइनमेंट दी गई वो उसने की कि नहीं, उसको चीजें समझ में आई कि नहीं, अगर उसको चीजें नहीं समझ में आई तो वो डाउट पूछ रहा है कि नहीं। ये सारी चीजें अभी आपने मॉनिटर करनी है। तो यकीन मानिए, अगर आप मॉनिटर करेंगे, अभी आपके पास फ्री टाइम भी है, तो आपका और आपके बच्चे का के बीच की जो बॉन्डिंग है वो और अच्छी होगी। तो अभी जो है बच्चे को हम दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा, हम टीचर्स और आप पेरेंट्स। ये रोल हमेशा रहता है। जनरली रोल ये रहता है कि हम ज्यादा ध्यान रखते हैं डेली बेसिस पर, और आप पीरियडिकली ध्यान रखते हो। लेकिन अभी क्या है, ये रोल रिवर्स हो गया। और कुछ चीजें एज अ टीचर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लास में क्या टीचर क्यों ऑफलाइन क्लास प्रेफर करते हैं। देखिए, पहली बात, टीचिंग क्या है? डायलॉग है। टीचिंग इज बेसिकली अ डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट एंड टीचर्स। सर, जब आप पढ़ाते हो तब तो क्लास में बच्चे शांत बैठे रहते हैं, तो डायलॉग कम हुआ, कुछ ही बच्चे तो डाउट पूछते हैं। ऐसा नहीं है। आप कोई भी स्टडी पढ़िए, 80 to 85% चीजें जो भी हम कहना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस करते हैं। 80 to 85% चीजें वी एक्सप्रेस थ्रू अवर बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। कि जैसे कि जब टीचर क्लास में पढ़ाता है तो उसको सबकी शक्लें दिखती हैं। बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है टीचर से? बच्चे को
अब एक्सपीरियंस टीचर को क्या होता है, हर एक बच्चे की शक्ल देख के पता होता है कि ये इस समय पढ़ रहा है कि नहीं, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टीचर क्या कर सकता है, उस बच्चे से एग्जैक्टली पूछ सकता है कि हाँ भाई तुम बताओ अभी क्या पढ़ाया, हाँ भाई तुम बताओ अभी क्या पढ़ाया। लेकिन अभी क्या दिक्कत है कि हम बच्चे से मिल ही नहीं सकते। इवन ये दिक्कत हमें 12th वाले बच्चों के साथ नहीं आ रही है। अगर आप 12th वाले बच्चों को देखिए तो हम लोग रोजाना 5-5 घंटे का तो वीडियो डाल ही रहे हैं, क्योंकि हम हर एक बच्चे को जानते हैं और हम समझते हैं कि वो कैसे पढ़ रहे होंगे। दूसरी एक दिक्कत क्या होता है कि जो टीचर की स्पीड होती है, वो टीचर कभी किसी भी टीचर की कोई स्पीड नहीं होती पढ़ाने की, स्पीड हमेशा होती है बच्चों की। तो बच्चों की जो स्पीड होती है उसी के हिसाब से क्या होता है, टीचर अपने आप को मॉडिफाई करता है। तो टीचर को स्पीड कैसे पता चलती है, बच्चों के चेहरे देखकर, उनका रिस्पॉन्स सुनकर। लेकिन अभी क्या है कि हम बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं सुन सकते, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा जो है उसकी जो है स्पीड कितनी है, हम सही स्पीड से चल रहे हैं कि नहीं। हालांकि इसीलिए हम क्या करेंगे, एक मॉडरेट स्पीड रखेंगे। जो हो सकता है अच्छे बच्चों को स्लो लगे जब तक ऑनलाइन चल रहा है, और खराब बच्चों को तो ठीक लगेगी। अच्छा खराब बच्चा क्या होता है सर? क्या अच्छा बच्चा वो है जिसके 90-95% आए? क्या खराब बच्चा वो है जिसके 40% आए? देखिए, अच्छा या खराब बच्चा हर साल होता है। जब भी नई क्लास शुरू होती है, इट इज अ फ्रेश बिगिनिंग। अगर बच्चे के पिछले साल 95% भी आए थे लेकिन वो इस साल नहीं पढ़ रहा है, तो वो खराब बच्चा है। और अगर बच्चे के पिछले साल 40% आए थे, सपोज करिए 40% भी आए बोर्ड में, और इस साल वो पढ़ रहा है, तो वो अच्छा बच्चा है। तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके स्कूल में 10th बोर्ड में आपके 40-50% आते हैं या फिर आपके 95% आते हैं या इवन 98% आते हैं। आपके अगर 98% आते हैं 10th में, इसका मतलब सिर्फ एक हुआ कि आपकी आदतें अच्छी थी उस साल। और अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी आदतें खराब थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा खराब है या बच्चा अच्छा है, बच्चे की आदतों का फर्क है। तो अगर आप बच्चे की आदतों को, हैबिट्स को चेंज कर सकें, उसको मोटिवेट करके, तो ये हो सकता है। तो हम क्या है, एज अ टीचर, जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, बच्चे हमारे सामने होते हैं, तो हर बच्चा हमसे कैसे ना कैसे कनेक्टेड होता है, और कहीं ना कहीं हर बच्चा स्पेशल होता है। हर बच्चे को डील करने का तरीका अलग होता है, बिल्कुल अलग। जैसे कई बच्चे होते हैं जिनको जब तक डांटोगे नहीं तब तक वो पढ़ेंगे नहीं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी सी बेइज्जती करनी पड़ती है कि अरे तुमसे ना हो पाएगा। किसी बच्चे को अगर मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है कि तुमसे ना हो पाएगा, वो फिर अगले टेस्ट में टॉप कर देता है। एट द सेम टाइम कई ऐसे बच्चे हैं जिनसे अगर एक भी बार बोल दिया कि तुमसे ना हो पाएगा, तो वो सच में सोच बैठेंगे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हर बच्चे को हम क्या करते हैं, अलग 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 2 से 3 महीने पढ़ाने के बाद हमें हर बच्चे की साइकोलॉजी पता चल जाती है टीचर्स को। तो उस हिसाब से हम हर बच्चे को डील कर लेते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लास में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए आपसे फिर वही बात है, रिक्वेस्ट है कि रोल्स रिवर्स हो गए। तो आपने ज्यादा ध्यान देने के अलावा, डाउट लेने के अलावा और कुछ बहुत ज्यादा हम कर नहीं सकते। अभी हम बच्चों को मोटिवेट भी करेंगे तो बच्चे मोटिवेट नहीं होंगे। और देखिए, और क्या दिक्कत है ऑनलाइन क्लास में, होता क्या है कि जब भी हम क्लास शुरू करते हैं, तो जब भी क्लास शुरू करते हैं, क्लास के शुरू के 5-7 मिनट हम हमेशा बच्चे से पूछते हैं, बताओ कल क्या पढ़ाया था, चलो तुम बताओ कल क्या पढ़ाया था, तुम बताओ कल क्या पढ़ाया था। उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक डर रहता है कि बच्चा पढ़ के आता है। लेकिन अभी क्या है कि बच्चा भाई को हो सकता है पढ़े, को हो सकता है ना भी पढ़े, क्या हो सकता है उसने पढ़ा उसको समझ में भी ना आया हो। तो अगर क्लास में ऐसा होता है तो हम पूछ तो लेते हैं उससे, अगर उसको नहीं आता है तो हम उसको अलग से बुला के फिर समझाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हम डांट भी नहीं सकते अभी बच्चे को, और अभी हम बच्चे को मोटिवेट भी नहीं कर सकते। तो सर आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारा साथ दीजिए। जब तक लॉकडाउन ओवर नहीं हो जाता है तब तक प्लीज हमारा साथ दीजिए, ठीक है। थैंक यू।